नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है। बाल विकास के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की बात करेंगे बाई जायसवाल सर। बाल विकास शिक्षा शास्त्र CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न करने जा रहे हैं। संपूर्ण कंसेप्ट का निचोड़ रहने वाला है। अगर आप शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, बाल विकास में बेहतरीन स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं, 25+ का स्कोर आउट ऑफ 30 में से पाना चाहते हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। और इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पर आप लोगों को ऑलरेडी लिंक दे दी गई है, ज्वाइन कर सकते हैं, सारी क्लासेज अटेंड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं 30 में से आप लोगों का स्कोर क्या है, आप लोगों का फीडबैक कितना है। पहला प्रश्न है, कौन सा सांवेगिक बुद्धि का घटक नहीं है? सांवेगिक प्रत्यक्षीकरण, सांवेगिक एकीकरण, सांवेगिक अधिगम या सांवेगिक प्रबंधन की बात करेंगे। तो कौन सा सांवेगिक बुद्धि का घटक नहीं है? देखिए, सांवेगिक बुद्धि का प्रत्यक्षीकरण, एकीकरण और प्रबंधन, ये तीनों घटक हैं, लेकिन आपका सांवेगिक अधिगम जो है यह सांवेगिक बुद्धि का घटक नहीं होता। क्या क्या घटक होते हैं? प्रत्यक्षीकरण, एकीकरण और प्रबंधन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा घटक नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देखिए, कोई भी एग्जाम की तैयारी एक दिन में नहीं की जाती है। ठीक है, सालों 2 सालों से हम तैयारी करते हैं, तब जाके एग्जाम फतह होता है, गवर्नमेंट जॉब मिलता है। दूसरा प्रश्न है हेविगट के अनुसार कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? तो हेविगट के अनुसार, आपने हो सकता है पहली बार यह नाम सुन रहे होंगे, तो हेविगट के अनुसार किशोरावस्था में जो विकासात्मक कार्य होते हैं वह अपनी शारीरिक रचना को स्वीकारना और शरीर का प्रभावी उपयोग करना, सामाजिक उत्तरदायी व्यवहार को स्वीकारना और उसकी उपलब्धि करना। और आपका ऑप्शन नंबर डी होता है अपने माता पिता और अन्य वयस्कों से संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना। लेकिन स्वयं के प्रति स्वस्थ अभिवृत्ति का निर्माण जो है, यह हेविगट के अनुसार किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य जो है नहीं होगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर थर्ड वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। स्क्रीन पर प्रश्न है, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों के समूह में से कौन सा समूह पूर्ण रूप से क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है? केवल एक ही लाइन, पूर्ण रूप से क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित समूह वर्दीमर, ब्रूनर, बंडूरा, वर्दीमर, कोयलर, टालमैन, कोफा, आसुबल, वोल्श या टालमैन, ब्रूनर, बंडूरा की बात करें। देखिए, जो क्लासिकल का नाम आता है, स्किनर महोदय का नाम आ जाता है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण रूप से क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित जो ग्रुप होगा वह होगा वर्दीमर, कोहलर एंड टालमैन की बात करेंगे। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न का अगर आप लोगों का लग रहा है कि नहीं इस प्रश्न पर डाउट है, तो आप लोग बेहतरीन कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। नीचे जो है कमेंट बॉक्स बना हुआ है, सभी कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है? जी हाँ, मनोवैज्ञानिकों का ऐसा समूह साथियों जो महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य जो है अपना ध्यान केंद्रित किया है। व्यवहारवादी ग्रुप, संरचनावादी ग्रुप या समूह, प्रकारवादी या समग्रवादी समूह या ग्रुप की बात करें, तो आप जानते हैं जो व्यवहारवादी समूह हैं, व्यवहारवादी समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है मतलब व्यवहारवादियों की बात करेंगे। ठीक है, और वाटसन महोदय का जिक्र नंबर 1 आता है जब भी व्यवहारवादी की जिक्र होता है, व्यवहारवादी समूह ग्रुप की बात की जाती है। पांचवा प्रश्न है, अधिगम के कौन से सिद्धांत में अध्यापक जो है सुविधा प्रदाता की भूमिका में निभाता है? यहाँ पे देखिए अध्यापक की बात कर रहे हैं, यानी आपकी बात की जा रही है, आप सभी शिक्षक बंधुओं की बात की जा रही है कि अधिगम के किस सिद्धांत में जो है आपका जो है अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं? व्यवहारवादी, निर्मितवादी, संज्ञानवादी या मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो ऐसा सिद्धांत जो अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं वह होता है निर्मितवादी सिद्धांत की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं।
छठा प्रश्न है, सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन का 101% पक्का करना। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं, आप सभी के माता पिता को प्रणाम करते हैं। जी हाँ, छठा प्रश्न है साथियों, कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है। जी हाँ, ऐसा बताइए जो संतुलित समायोजन का क्षेत्र ना हो। देखिए, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य ये भी संतुलित समायोजन का क्षेत्र होता है, सामवेगिक संतुलन ये भी होता है, और कार्यकुशलता। ABD, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, सामवेगिक संतुलित एवं कार्यकुशलता, ये तीनों जो है संतुलित संयोजन के क्षेत्र हैं। लेकिन आपका अवधान की मांग यह संतुलित संयोजन का क्षेत्र नहीं होगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है कि मानसिक अरोगता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है हेडफील्ड को, लेडल को, जानस को या CW वेयर्स की बात करेंगे। देखिए, जब भी मानसिक योग्यता के विज्ञान की बात करें और इसके प्रारंभ करने की अगर बात की जाती है, जी हाँ, मानसिक आरोग या मानसिक अरोगता के विज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय आपके CW वेयर्स की बात करेंगे। डी वाला यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कीजिए, लिंक दे दी गई है। देखिए, मानसिक अयोग्यता के विज्ञान अथवा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय WVS को दिया गया है। इन्होंने अ माइंड दैट फाउंड्स इट सेल्फ नामक पुस्तक लिखी। अगर प्रश्न आ गया कि अ माइंड दैट फाउंड्स इट सेल्फ नामक बुक किसकी है, इसके राइटर कौन है, तो CW वेयर्स की बात करेंगे। अ माइंड दैट फाउंड्स इट सेल्फ। अगर आपने जायसवाल सर अपने TT फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फटाफट इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। जी हाँ, आठवां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, कौन सा निर्देशन नहीं है। संकेत करना, इंगित करना, पथ प्रदर्शन करना, समस्या का समाधान करना। साथियों, कौन सा निर्देशन नहीं है, तो आप जानते हैं संकेत करना, इंगित करना, पथ प्रदर्शन करना, ये तीनों जो है निर्देशन कहलाएंगे। लेकिन समस्या का समाधान करना ये एक निर्देशन नहीं होता है। ठीक है, संकेत करना, इंगित करना, पथ प्रदर्शन करना, ये हमारे निर्देशन की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हों परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है तो उसको या उस द्वंद्व को क्या कहेंगे। प्रश्न को समझ लीजिएगा। जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हों परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है तो उस द्वंद्व को ग्रह ग्रह द्वंद्व कहते हैं, परिहार परिहार द्वंद्व कहते हैं, ग्रह परिहार कहते हैं, या दोहरा ग्रह परिहार कहते हैं। देखिए, द्वंद्व समाज से हमें पता होगा कि दोनों पद प्रधान होते हैं, ये समाज से हमें पता है। लेकिन यही जो बाल विकास में यूज हो रहा है किस पर हो रहा है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, उस द्वंद्व को क्या कहते हैं, ग्रह ग्रह द्वंद्व की बात करें। अगर डाउट हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कर लीजिएगा। प्रत्येक शिक्षा बंधु का कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। कॉल के अनुसार बालिकाओं के लिए जो है पूर्व किशोरावस्था का काल क्या होता है, तो कॉल के अनुसार जो है पूर्व किशोरावस्था का काल जो बालिकाओं का होता है 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 15 से 16। आपके अकॉर्डिंग कौन सा होगा। जी हाँ, कॉल के अनुसार बालिकाओं के लिए पूर्व किशोरावस्था का जो काल होता है वह होता है, सभी लोग बताइएगा, 11 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था की बात करें। जी हाँ, पूर्व किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को उनके सम्मुख उदाहरणों के साथ सुमेलित करना है आप लोगों को। आपके एक तरफ दिए गए हैं बाधाओं के प्रकार और दूसरे तरफ उदाहरण दिया गया है। देख लीजिए, बाधाओं के प्रकार दिया गया है भौतिक बाधा, भाषा की बाधा, मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि, और यहाँ पे उदाहरण दिया गया है और नीचे कोड दिया गया है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। भौतिक बाधा जो होती है खराब स्वस्थ बाधाएं कहलाती हैं, भाषा बाधाएं होती हैं अनावश्यक बाधाएं कहलाती हैं, एंड मनोवैज्ञानिक पूर्व कार्य स्थिति और पृष्ठभूमि पूर्वाग्रह। पृष्ठभूमि क्या कहलाता है, पूर्वाग्रह। उदाहरण, पृष्ठभूमि में बाधा आ रही यानी पूर्वाग्रह की बात करेंगे। मनोवैज्ञानिक की बात करें, पूर्व कार्य स्थिति की बात कर रहे हैं। भौतिक बाधाएं खराब स्वास्थ्य बाधाएं हो जाएगा,
और भाषा की बाधा अनावश्यक शब्द बताएं। भाषा सबसे संबंधित हो जाता है, ये तो सिंपल सी बात है, आप समझ लोगे। भाषा और शब्द दिया गया है। भौतिक और स्वास्थ्य की बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे जो कूट भाषा हमारा सी वाला दिया गया है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना पर कार्यवाही करने से संबंधित प्रतिमान नहीं है। देखिए, सूचना पर कार्यवाही करने से संबंधित जो प्रतिमान होता है वह आगमन चिंतन प्रतिमान है, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान है और संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान है। लेकिन सामाजिक पूछताछ प्रतिमान जो है ये सूचना पर कार्यवाही करने से संबंधित नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नेगेटिव का नेगेटिव ऑप्शन चूज करेंगे, सी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान के आविष्कारक कौन है। ग्लेजर, ब्रूनर, जीन पियाजे जी, डेविस, आसुबेल। देखिए साथियों, जब भी प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान की बात की जाती है, इसके आविष्कारक की बात की जाती है, एक ही नाम आता है, डेविस आसुबेल महोदय जी की बात करेंगे। डी ऑप्शन साथियों सही हो जाए। अगला प्रश्न दिया गया है कि विज्ञान परीक्षा प्रतिमान के उद्देश्य एवं उपयोगिता क्या होता है। आगमन तर्क का विकास, मानसिक क्रिया का विकास, सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तित्व क्षमता का विकास, प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार। देखिए यहाँ पे एक दिया गया विज्ञान परीक्षा प्रतिमान के उद्देश्य एवं उपयोगिता जो होता है वह साथियों प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार की बात करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है जो स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फीडबैक आपका इसी तरह प्रत्येक कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन का फीडबैक कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आउट ऑफ 30 में से आपका स्कोर क्या है। एग्जाम के पहले आपकी प्रिपरेशन किस तरह चल रही है। और देखिए, प्रैक्टिस सेट के बाद जल्दी हम सारे कंसेप्ट वाइज सारे सब्जेक्ट के बेसिक से फिर से क्लास शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो से लेके सिलेक्शन की ओर। जी हाँ, शून्य से शिखर तक की तैयारी चालू होगी हमारी, जल्दी आने वाली है। जैसे ठीक है, जब कोई विद्यार्थी एक ऐसे कंप्यूटर के साथ अंतःक्रिया करता है जो स्वयं ही अधिगम सामग्री से परिपूर्ण है, यह प्रक्रिया कहलाती है कंप्यूटर सह अधिगम, कंप्यूटर सह शिक्षण, कंप्यूटर सह अनुदेशन, कंप्यूटर सह व्यवहार की बात करेंगे। तो जब कोई विद्यार्थी एक ऐसे कंप्यूटर के साथ अंतःक्रिया करता है जो स्वयं ही अधिगम सामग्री से परिपूर्ण हो, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, कंप्यूटर सह अधिगम। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि जो स्वयं ही अधिगम से परिपूर्ण हो, जो स्वयं ही अधिगम सामग्री से परिपूर्ण हो, कंप्यूटर सह अधिगम की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है। फ्लिंडर्स, ग्लेजर, केरोल, लॉरेंस स्टूलोरो एंड डेनियल डेविस। देखिए, जब भी कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान की बात की जाती है, डेनियल डेविस का नाम आता है, साथ ही साथ लॉरेंसन स्टूलोरो का भी नाम आता है। इसलिए कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक लॉरेंस एंड डेनियल डेविस की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है कि कौन अनुदेशन तकनीक से संबंधित नहीं है। तो आप जानते हैं ब्रूनर महोदय, ग्लेजर हो गए, आसवेल हो जाए, ये तीनों जो हैं अनुदेशन तकनीक से संबंधित हैं। लेकिन जो आपका मॉरिसन दिया गया है, ठीक है, मॉरिसन जो है ये आपके अनुदेशन तकनीक से संबंधित नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि सॉफ्टवेयर तकनीक के प्रतिपादक कौन है। एग्जाम में प्रश्न आ गया और आपसे पूछ लिया गया कि सॉफ्टवेयर तकनीक के प्रतिपादक कौन है, तो आप क्या बताएंगे। ए लूम्सडेन, वी.एफ. स्किनर, ब्रूनर या आसवेल। तीन ऐसे मनोवैज्ञानिकों के नाम है जो आपने सुना होगा, स्किनर, ब्रूनर एंड आसवेल। देखिए, जब भी सॉफ्टवेयर तकनीक की बात की जाती है, बी.एफ. स्किनर का नाम शुरू पर ही आता है। जी हाँ, बी.एफ. स्किनर का नाम कर लीजिएगा। प्रोफेसर बी.एफ. स्किनर ने शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को व्यवहार तकनीक पर आधारित माना है। और इसी प्रकार आपका आर्थर मेटल का कहना है कि शैक्षिक तकनीक द्वितीय अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। इसी पे डेस्को के अनुसार कहना है कि व्यवहार प्रणाली सीखने के मनोविज्ञान का वैज्ञानिक रीत से व्यवहारिक समस्याओं में प्रयोग होता है। और इसी प्रकार सिल्वरमैन का कहना है इसी तकनीक को रचनात्मक शैक्षिक तकनीक की संज्ञा दी गई है। सिल्वरमैन का कहना है।
अगला प्रश्न है कौन सी प्रणाली उपागम पद नहीं है? तो प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली प्रारूप एवं विकास, प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन, ये तीनों जो है आपके प्रणालियाँ उपागम का पद हैं। जी हाँ, उपागम के पद जो हैं आपके कौन कौन से हैं, एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा। प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली प्रारूप एवं विकास की बात करेंगे, प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन की बात करेंगे। लेकिन प्रणाली जो वर्गीकरण है यह उपागम का पद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो वर्गीकरण आपका उपागम का पद नहीं कहलाएगा। लगभग 20 प्रश्न कंप्लीट करने जा रहे हैं, 10 प्रश्न और करेंगे आपके बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, CDP की बात कर रहे हैं। कौन प्रणाली के मूलभूत संविष्ट नहीं है? तो आप जानते हैं इनपुट हो गया, प्रक्रिया हो गया, आउटपुट हो गया। ये तीनों नाम से ही हमें पता चल रहा है, इनपुट, आउटपुट, प्रक्रिया, ये प्रणाली के मूलभूत समष्टिज हैं। लेकिन मशीन जो है आपके प्रणाली के मूलभूत समष्टिज नहीं है। और देखिए ऑप्शंस भी आपको मशीन दिया गया है, बाकी सारे ऑप्शंस आपको डिफरेंट नहीं, लेकिन मशीन आपका अलग ही लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम कभी कभी ऑप्शंस को कर लेते हैं, ये ऑप्शंस होना चाहिए जो आपको अलग लगे, डिफरेंट लगे। अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है तो फिर आपको ऑप्शंस को नज़र पड़वाना है और 1 मिनट के अंदर फीडबैक करना है। कौन सी सॉफ्टवेयर तकनीक की विशेषता नहीं है? देखिए सॉफ्टवेयर तकनीक की बात की जाती है, BF स्कैनर का नाम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जान लिया है। सॉफ्टवेयर तकनीक की विशेषता है यह कोमल तकनीकों का उपागम है, इसे अन्वेषण तकनीक भी कहते हैं। इसका मुख्य आधार मनोविज्ञान है। प्रश्न आ सकता है कि सॉफ्टवेयर तकनीक का जो है मुख्य आधार कौन है? तो आपका मनोविज्ञान है। लेकिन इनको शैक्षिक तकनीक की प्रथम भी कहते हैं, ये गलत दिया गया है। सॉफ्टवेयर की तकनीक की यह विशेषता नहीं है कि इसको शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी कहते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी प्रथम सॉफ्टवेयर तकनीक को नहीं कहते हैं। यह नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न था, और नकारात्मक प्रश्न पूछा जाता है तो नकारात्मक ऑप्शंस को ही हम चूज करते हैं, नेगेटिव ऑप्शंस को ही हम चूज करते हैं। कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है? थकान के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन, दवाई लेने के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन, अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप, या बीमारी के कारण हुआ परिवर्तन की बात करेंगे। कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है, सभी बताइएगा। तो अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप। जी हाँ, अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप जो है व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम कहलाता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अभ्यास से आपका परिवर्तन होता है और अनुभव से जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो यही अधिगम कहलाता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड साथियों, अगला प्रश्न है स्मृति स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो आप जानते हैं मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, तथ्यों का ज्ञान देना, अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना एवं विचारों को समझना। देखिए स्मृति स्तर की बात कर रहे हैं, स्मृति स्तर के शिक्षण के उद्देश्य की बात कर रहे हैं। तो ज्ञान का पुनरावृत्ति तथा पुनः प्रस्तुतिकरण करना, तथ्यों का ज्ञान देना, मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण करना, ये तीनों स्मृति के शिक्षण के उद्देश्य हैं। लेकिन अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना एवं विचारों को समझना यह स्मृति के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बाकी ABD हमारे उद्देश्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है, किसने कहा है? आपके क्रोनबैक ने, किम्बले ने, स्नर ने, गेट्स व अन्य ने कहा है। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। जयसवाल सर, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा, सभी फीडबैक कीजिएगा। तो अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है, यह कहने वाले गेट्स व अन्य का कथन है। जी हाँ साथियों, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? आशुबेल, गेगने, थॉर्नडाइक, स्नर महोदय की बात करेंगे। तो कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के जो लेखक कहलाते हैं आपके गैने महोदय की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था का कार्य नहीं है? तो आप जानते हैं, समझते हैं कि आपके शिक्षण की अंतःक्रियात्मक का जो कार्य होता है वह प्रत्यक्षीकरण, निदान होता है, आपका प्रतिक्रियात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन अधिगम अनुभवों का चयन नहीं होता है। ठीक है, तो अधिगम अनुभवों का चयन शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था का कार्य नहीं है। अंतःक्रियात्मक अवस्था का कार्य क्या क्या है आपके? प्रत्यक्षीकरण, निदान करना एवं प्रतिक्रियात्मक प्रक्रियाएं की बात करेंगे। 2-3 प्रश्न कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं।
किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। किसने कहा है? जर्सील, स्टेनले हॉल, किलपैट्रिक या कॉल्सनिक की बात करेंगे। तो किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यह जर्सील का कथन है। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाए। किशोरावस्था की महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। क्रो के अनुसार जो है किशोरावस्था की परिभाषा क्या है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। जर्सील के शब्दों में किशोरावस्था की परिभाषा क्या है? किशोरावस्था वह समय जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। संक्रमण शब्द आए तो जर्सील ऑप्शन कर लीजिएगा। और स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था की परिभाषा क्या है? किशोरावस्था तनाव, तूफान, संघर्ष और विरोध की अवस्था है। यह स्टेनले हॉल के अनुसार आपके किशोरावस्था की परिभाषा है। और किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था की परिभाषा क्या है? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक कठिन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है धुआंधार प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। किशोरावस्था का या किशोरावस्था काल की 15 और 16 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार लगभग कितने ग्राम हो जाता है? 800 से 1000, 1000 से 1100, 1200 से 1400, 1500 से 1700। तो किशोरावस्था काल 15 से 16 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है? तो 1200 लेके 1400 ग्राम तक हो जाता है। सुमेलित करना है। सुमेलित क्या करना है? आस्था बनाम अनास्था, श्वेता बनाम संदेह, पहल बनाम ग्लानि, अस्तित्व बनाम, यहाँ पे दिया गया अस्तित्व बनाम भूमिका। ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा साल कौन कौन से यहाँ पे होगा। ये भूमिका यहाँ पे कट कर लीजिएगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। अब नीचे दिया गया है, आपको बताना है। ठीक है, ये देखिए आस्था बनाम अनास्था 0 से 1 साल, श्वेता बनाम संदेह 1 से 2 साल। तो इनको को आप लोगों को क्या कर लेना है, सभी लोग बताइएगा। ठीक है, तो आस्था बनाम ये हो गया, ये हो गया, एंड ये हो गया, एंड ये हो गया। समझ गए ना? तो आस्था बनाम अनास्था 0 से 1 साल, श्वेता बनाम संदेह 1 से 2 साल, पहल बनाम ग्लानि होता है 3 से 5 साल, और आश्रित बनाम भूमिका 13 से 18 साल। अर्थात जो हमारा कूट दिया गया है वह वाला हमारा जो सी ऑप्शन कूट दिया गया है वह सही हो जाएगा। 2 1 4 3, अर्थात पहले का 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3 वाला हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के 30वें प्रश्न की। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था कौन सी है? आज्ञाकारिता एवं दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तित्व एवं विनिमय, सामाजिक क्रम को लागू करना, सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की जो 5वीं अवस्था कहलाती सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार की बात करेंगे। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और जल्दी हमारे बेसिक क्लास शून्य से शिखर की क्लास होगी। जी हाँ, बिल्कुल 0 लेवल से सिलेक्शन लेवल तक तैयारी होगी, तो सभी जुड़ जाइएगा। ठीक है, आने वाली क्लासेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवनिंग में 7:30 पे हम हिंदी ग्रामर की लाइव क्लास करेंगे, सभी जुड़ जाइएगा। लाइव क्लास से इवनिंग की क्लास करेंगे। ठीक है, चलिए सभी मित्रों को धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।